तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्रांतक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोगों ने, एक फिल्म आई थी गैंग्स ऑफ वासेपुर, 2 पार्ट में थी, शायद देखी हो। और जिन लोगों ने नहीं देखी उनको मैं एक क्लाइमेक्स सीन सिर्फ बताता हूँ। इसमें क्लाइमेक्स ये था कि जो सीन है फिल्म में, नवाजुद्दीन सिद्दीकी आखिर में एक वॉशरूम का सीन है और उसके अंदर शायद वो जो एक कैरेक्टर थे, जो विलन बने थे, गोली मारनी थी। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी के पास जितने हथियार होते हैं उन सारों से एक के बाद एक बस गोलियां मारता जाता है। शायद किसी हिंदी फिल्म में इतनी गोली एक साथ मारने इससे पहले नहीं दिखाया गया था। बाद में तो खैर अब बहुत सारी इस तरह की फिल्में आ रही हैं। तो वो बहुत ही अजीब सीन था। अभी जो 17 जुलाई की सुबह पटना के पारस हॉस्पिटल में हुआ, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है और जो चश्मदीदों का बयान सामने आया, लगभग वही गैंग्स ऑफ वासेपुर का क्लाइमेक्स सीन पारस हॉस्पिटल के उस सेकंड फ्लोर के रूम नंबर 209 में 17 जुलाई की सुबह 7:25 पर रिपीट किया गया। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और कितनी गोलियां लगी चंदन मिश्रा को उसको बताऊं, आई विटनेस की जुबानी आपको ये कहानी सुनाता हूं। ये सीसीटीवी तो आपको खैर याद ही होगा, हाल के वक्त की सबसे ऐसी तस्वीर है जिसको आदमी भुला भी ना पाए। ये वही 209 कई बार आपको दिखाया हूं। ये 5 शूटर सेकंड फ्लोर पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, सभी के हाथों में पिस्टल, तमंचा, जो भी कहिए है, और 209 में फिर एक एक करिए दाखिल होते हैं। 5 शूटर हैं और 5 पिस्टल हैं। जब ये अंदर दाखिल हुए थे तो इनको चंदन मिश्रा को ही मारना था, वही टारगेट था। लेकिन उस वक्त 209 में चंदन मिश्रा अकेले नहीं था, बल्कि उसके साथ 2 अटेंडेंट थे। एक का नाम है दुर्गेश पाठक और दूसरे का नाम है कृष्णकांत। ये दोनों उसकी तीमारदारी के लिए और देखभाल के लिए वहाँ मौजूद थे। जब ये शूटर अंदर घुसे तो बेड पर चंदन मिश्रा उस वक्त लेटा हुआ था। सुबह का वक्त था। डॉक्टर भी जो देखने के लिए आते हैं वो 8 के बाद आते हैं और ये 7:25 का टाइम था, तो डॉक्टर को भी नहीं आना था। और सुबह सुबह का टाइम था, तो चंदन मिश्रा लगभग सोकर ही उठा था और उसके बराबर में 2 लोग बैठे थे वहाँ पे। उनके लिए भी एक छोटा सा हॉस्पिटल में आप देखते हैं प्राइवेट वार्ड में जो है एक सोफ़ा कम बेड टाइप होता है। तो दुर्गेश पाठक और कृष्णकांत ये दोनों उसी रूम में थे। अचानक उन्हें रूम खुलने की आवाज़ सुनाई दी। वो चौंके भी कि इस वक्त सुबह सुबह डॉक्टर तो आएंगे। फिर लगा कोई क्लीनर या कोई और आया होगा। लेकिन जब दरवाज़ा खुला और जो पहला शख्स दिखाई दिया और उस शख्स के हाथ में जब पिस्टल दिखाई दिया, दोनों समझ गए कि मामला क्या। क्योंकि जिस शख्स के वो साथ थे उस वक्त, उस शख्स का बैकग्राउंड यही था। पिस्टल से खेलना, गोलियां मारना, लोगों की जान लेना। और आज यहाँ कहानी उल्टी हो रही थी। अब उसके बाद अचानक उसके साथ बाकी के 4 लोग दाखिल होते हैं। लेकिन जो 4 आते हैं उससे पहले जो सबसे आगे था, जिसकी अब पहचान शिनाख्त तौसीफ बादशाह उर्फ तौसीफ रज़ा के तौर पर हुई, कमरे में दाखिल होते ही वो बेड पर लेटे चंदन मिश्रा को सीधे गोली मारता है, क्योंकि वो उसको जानता था। जैसी गोली मारता है, अब दुर्गेश पाठक और कृष्णकांत दोनों घबरा जाते हैं। कृष्णकांत चीखता हुआ उस रूम से हटता है। अटैच बाथरूम था और वो बाथरूम में खुद को बंद कर लेता है। अब उस कमरे में सिर्फ 2 लोग बचे, एक चंदन मिश्रा और दूसरा दुर्गेश पाठक। दुर्गेश पाठक अब क्या करे? वो उस चंदन मिश्रा के करीब से अपने आप को थोड़ी दूरी पर ले जाता ताकि गोली ना लगे, क्योंकि एक साथ 5 लोग अब कमरे में दाखिल हो गए हैं और पांचों का जो तमंचा या रिवॉल्वर या पिस्टल है वो सीधे उस बेड की तरफ है जिस बेड पर चंदन मिश्रा लेटा हुआ है। वो किनारे जाता है, लेकिन जब तक वो जाता है इधर से दरवाजे के पास से फायरिंग हो रही है और इनमें से एक तौसीफ को छोड़कर बाकी सभी उसके पीछे और दाएं बाएं खड़े थे। तो वो सबसे फ्रंट पे था और सबसे नज़दीक से वही गोली चला रहा था। इसके बाद दुर्गेश पाठक वहाँ से हटता है, लेकिन इसी दौरान में एक गोली छिटक कर उसके पैर की उंगली में लग जाती है। अब वो डरा सहमा उसी कमरे के कोने में खड़ा है। उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही है कि वो पलट कर देखे हो क्या रहा है। और उन 5 शूटरों को भी पता था कि वो यहाँ किस लिए आए। उन्हें किसी और की जान लेनी भी नहीं थी शायद। इसलिए 4
शूटर अगले 10 सेकंड तक जब तक कमरे में रहते हैं गोलियां चलाते रहते हैं, रुकते नहीं हैं। फिर वो निकल जाते हैं। 5वां शूटर यानी उनका सरदार तौसीफ वो वहीं खड़ा रहता है, फिर से पिस्टल लोड करता है, फिर गोली मारता है। इसके बाद दोनों निकल जाते हैं, जो 4 पहले और फिर एक 5 निकल जाते हैं। और तब दुर्गेश पाठक चीखता है, फिर कृष्णकांत डरा सहमा बाहर आता है। इसके बाद ये लोग शोर मचाते हैं, लेकिन शोर मचाने के बावजूद अस्पताल के लोग कितने बजे फिर पहुंचते हैं वहाँ पर, ये मैं नहीं, दुर्गेश पाठक ने, जो शास्त्री नगर पुलिस स्टेशन है जो पारस हॉस्पिटल के जुरिसडिक्शन में आता है, ये पहली शिकायत है जो दुर्गेश पाठक ने लिखाई है अपनी तरफ से, क्योंकि वो उस कमरे में मौजूद था जब चंदन मिश्रा का मर्डर हुआ। तो ये वो शिकायत पत्र है, ये वो कॉपी है जो दुर्गेश पाठक ने शास्त्री नगर पुलिस को दी। हूबहू लाइन जो उसने कंप्लेंट में लिखा है मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। सेवा में श्रीमान थाना प्रभारी महोदय, शास्त्री नगर, पटना। विषय मेरे पैर में गोली के संबंध में। महाशय, मैं दुर्गेश पाठक, पिता सुरेंद्र पाठक, ग्राम करजुआ, थाना इटाड़ी, बक्सर का रहने वाला। यानी दुर्गेश पाठक का यह करीबी था, तभी साथ में था। ऐसे वक्त में दुर्गेश पाठक और चंदन दोनों बक्सर के हैं। आज दिनांक 17/7/2025 सुबह करीब 7:20 में पारस हॉस्पिटल पटना में रूम नंबर 209 में इलाजरत चंदन मिश्रा, पिता मंटू मिश्रा, और कृष्णकांत पांडे, पिता ब्रिज किशोर पांडे के साथ बैठा था। तभी 5 अपराधी हाथ में पिस्तौल लिए रूम में घुसे और चंदन मिश्रा को अंधाधुंध गोली मारने लगे, जिसमें कृष्णकांत पांडे अपनी जान बचाकर बाथरूम में भागा और मेरे दाहिने पैर के अंगूठे में गोली लगी, जिसके कारण मैं वहीं गिर गया। उसके बाद सभी अपराधी रूम से बाहर निकल गए। तब मैंने हल्ला मचाया, तब जाकर हॉस्पिटल के कर्मचारी करीब 15 मिनट बाद रूम में आए। मतलब अपराधी आते हैं, गोली मारते हैं, करीब 36 सेकंड तक रुकते हैं, चले जाते हैं। उसके बाद इस रूम में शोर मचाता है दुर्गेश पाठक जो अटेंडेंट था, और उसके शोर मचाने के बावजूद उस रूम में हॉस्पिटल के स्टाफ जो पहुंचते हैं उन्हें 15 मिनट लगता है। मैं अपराधियों के सामने आने पर उन्हें पहचान जाऊंगा। 1 घंटे के बाद फिर मुझे हॉस्पिटल प्रशासन के द्वारा बताया गया कि चंदन मिश्रा की मौत हो गई है। इस बारे में मेरी शिकायत पर दर्ज करें, इसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूंगा। आपका विश्वास पात्र दुर्गेश पाठक, पिता सुरेंद्र पाठक, ग्राम करजुआ, थाना इताशी, जिला बक्सर, और ये उसका मोबाइल नंबर है। तो ये है वो दुर्गेश पाठक जो इस शूटआउट का चश्मदीद था। इसकी खास बात के हिसाब से ये और कृष्णकांत कमरे में मौजूद थे जब 5 शूटर कमरे में गए और अंधाधुंध गोलियां चलाई। कितनी गोली लगी ये मैं आगे बताऊंगा। और फिर निकल गए, लेकिन 15 मिनट तक हॉस्पिटल से कोई नहीं आया। इस हॉस्पिटल की लापरवाही का आलम आप ये देखिए। जबकि एक सीसीटीवी फुटेज आया है और शायद उसमें यह है कि जब ये 5 शूटर अंदर घुसते हैं और गोली चलाते हैं तो इसका एम्बियंस यानी कि साउंड भी रिकॉर्ड है, और उस गोली की आवाज़ कैमरे तक पहुंच रही है। और गोली की आवाज़ इतनी तेज़ और इतनी ज़्यादा है और काफ़ी देर तक है कि हॉस्पिटल के जो एडमिनिस्ट्रेशन या बाकी लोग हैं उनके कानों तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन कोई नहीं आया। 15 मिनट के बाद आया। तो 3 लोग थे कमरे में, निशाने पर एक ही शख्स था। ये पहली कंप्लेंट। अब ये तो हुई शूटआउट के वक्त एक चश्मदीद था जिसने जो कुछ देखा, दुर्गेश पाठक। हालांकि इसकी अब मरहम पट्टी हो गई है उसी अस्पताल में जिस अस्पताल में शूट आउट हुआ, अंगूठे पर गोली लगी थी। लेकिन इससे ये भी हो गया कि उस रूम में 2 और लोग थे। शूटर को किसी और को मारने का इरादा नहीं था, उनका बड़ा क्लियर था कि चंदन मिश्रा को मारना और ये श्योर करना है कि वो मर जाए। अब ये दूसरी कंप्लेंट है और ये बड़ा सीरियस है। ये चंदन मिश्रा के पिता ने लिखा है उसी शास्त्री नगर थाने में, और इस कंप्लेंट में वो एक साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं या शक जता रहे हैं।
ये पूरी शिकायत हूबहू आपको पढ़कर सुनाता हूँ जो चंदन मिश्रा के पिता ने लिखाई है। और इनके पिता का नाम है श्रीकांत मिश्रा। तो ये है कि थाना प्रभारी महोदय, शास्त्री नगर, पटना। विषय: पारस हॉस्पिटल में डॉक्टर पिंटू कुमार सिंह एवं हॉस्पिटल प्रशासन ने साजिश करके मेरे पुत्र की हत्या कराने के संबंध में, मतलब हॉस्पिटल के डॉक्टरों पर ये इल्जाम लगा रहे हैं, कंप्लेंट जो दी है पुलिस को। महोदय, मैं श्रीकांत मिश्रा बक्सर का रहने वाला हूं। 15/7 यहाँ पूरी टाइमलाइन भी है। 17 को ये शूट आउट हुआ, उससे 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था चंदन मिश्रा हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। तो दिनांक 15/7 को मेरा लड़का चंदन मिश्रा फिस्टुला का लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कराने के लिए पारस हॉस्पिटल पटना में भर्ती हुआ था। अब ये उन्होंने बीमारी भी बताई है, फिस्टुला का जो मैंने आपको उस दिन बताया था, बवासीर और उसका इलाज जो था, तो उसी की सर्जरी के लिए ये गया था। पटना में भर्ती हुआ था 15 तारीख को। 15 जुलाई को ही दोपहर 1 बजे, यानी जिस दिन भर्ती हुआ, से 3 बजे के दरमियान सर्जरी हो गया। यानी 15 की सुबह एडमिट हुआ और 15 की दोपहर 1 से 3 के बीच में सर्जरी कंप्लीट। डॉक्टर पिंटू कुमार सिंह, जनरल सर्जन, जिन्होंने ये सर्जरी की, उन्होंने बोला कि कल आपकी छुट्टी 4 बजे शाम तक हो जाएगी। यानी सर्जन ये कह रहा है कि आज 15 को आपकी सर्जरी हुई और 16 को 4 बजे तक आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। 16/7 को मेरा बेटा चंदन डिस्चार्ज करने को बोला। अभी तक यार थी वो खुद नहीं हुआ, लेकिन इस शिकायत के हिसाब से 16 जुलाई को मेरे बेटे चंदन मिश्रा ने डिस्चार्ज करने को बोला। तो डॉक्टर पिंटू कुमार सिंह बोले कि आपका 17/7/2025 को डिस्चार्ज हो जाएगा। यानी 16 को नहीं, 17 को होगा। और आज दिनांक 17/7/2025 की सुबह 8 बजे रोशन पांडे के द्वारा फ़ोन पर सूचना मिला कि हॉस्पिटल के अंदर इलाजरत आपके पुत्र चंदन को 4-5 अपराधियों द्वारा गोली मार दिया गया है। और इस सूचना पर हम पारस हॉस्पिटल पहुंचे तो देखा मेरा पुत्र चंदन मिश्रा मृत अवस्था में हॉस्पिटल में स्ट्रेचर पर पड़ा हुआ है। मीडिया में चल रही न्यूज़ के ज़रिए मुझे फिर ये पता चला कि इसमें 5 लोग शामिल थे, लेकिन मैं इनमें से सिर्फ 3 को ही पहचान पाऊंगा अगर ये तीनों मेरे सामने आ जाएं। और उन्होंने इन तीनों का नाम लिखा है। जो 3 नाम लिखे हैं वो मैं आपको पढ़कर बताता हूँ जिसे कंप्लेंट में, क्योंकि इसमें आधा कट गया है। लेकिन जो 3 नाम हैं वो ये है। इसमें से पहला नाम है बलवंत सिंह, पिता नहीं मालूम, ग्राम लिहाजपुर, थाना ब्रह्मपुर, जिला बक्सर। ये बक्सर का ही है। तो बलवंत सिंह पहला, जो 5 शूटर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए, उसको चंदन मिश्रा के पिता ने पहचाना है। और पहले शूटर के तौर पर उन्होंने जिसका नाम लिया कि मैं जानता हूँ वो बलवंत सिंह। इसके अलावा दूसरा शूटर मोनू सिंह, ये भी बक्सर का, और ये वही मोनू सिंह है जो शेरू का बहुत करीबी है। इसके अलावा इन्होंने तीसरे शूटर का जो नाम लिया है वो है तौसीफ बादशाह। बलवंत सिंह, मोनू सिंह और तौसीफ बादशाह, इन तीनों को इन्होंने सीसीटीवी कैमरे में देखकर पहचान लिया और उन्होंने ये कहा कि इन तीनों को मैं जानता हूँ। और तीसरा है तौसीफ, जो सबसे आगे आगे था। तो इन तीनों को पहचानने की बात की और साथ ही उन्होंने कहा है कि इस अस्पताल प्रशासन के खिलाफ तीसरा तौसीफ बादशाह। इस घटना के कराने में कौन कौन लोग शामिल हैं हम नहीं जानते हैं। हम श्रीमान से निवेदन करते हैं कि जांच कर सभी इस घटना में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार कर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए और मुझे और मेरे परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए। इसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूँगा। आपका विश्वास पात्र श्रीकांत मिश्रा, बक्सर। तो ये पिता की कंप्लेंट है जो चंदन मिश्रा के पिता ने शास्त्री नगर थाने में लिखाई। और ये उस दुर्गेश पाठक की है जो आई विटनेस है इस केस का, और उसने 5 शूटर को अपनी आंखों से देखा और कहा है अपनी कंप्लेंट में भी कि उन 5 शूटर को सामने देखकर मैं पहचान लूँगा। तो ये इस केस के 2 सबसे अहम कंप्लेंट थे, जिसके ज़रिए 2 चीज़ें समझ में आई। एक, उस कमरे में उस दिन 3 लोग थे, लेकिन मारना सिर्फ एक को था। एक को गलती से गोली लग गई अंगूठे में, लेकिन मामूली चोट है। दूसरा बाथरूम में अपना चुप कर जान बचाया उसने, कृष्णकांत ने।
दुर्गेश पाठक इस मामले में आई विटनेस है, आगे चलकर उसकी बहुत बड़ा उसका रोल होगा जब मामला मुकदमा में जाए, कोर्ट में जाएगा और चार्जशीट दाखिल होगी। दूसरे, इनके पिता ने जिस डॉक्टर, जिस सर्जन ने ऑपरेशन किया, उसकी मिलीभगत का इल्ज़ाम लगा रहे हैं और उनका ये भी कहना है कि अगर 15 को भर्ती हो गए, 15 को सर्जरी हो गई, 16 को डिस्चार्ज होना था, तो उन्होंने फिर 17 को क्यों कहा कि डिस्चार्ज करना है, और 17 को जब डिस्चार्ज होना था शाम 4 बजे के आसपास, उससे पहले उसी दिन सुबह 5 शूटर को मौका मिला, उन्होंने गोली मार दी। अब यहाँ 2-3 चीज़ें थी। एक, उस 209 का लॉक ख़राब था। चंदन मिश्रा को उसी रूम में क्यों रखा गया जिसके दरवाजे का लॉक ख़राब था? अगर दरवाजे में लॉक होता तो शायद शूटर इतनी आसानी से नहीं अंदर दाखिल होते। तो पहली चीज़, क्या वाकई इसमें अस्पताल की मिलीभगत है, कुछ स्टाफ की मिलीभगत है? पुलिस इस कंप्लेंट के बाद इस बात की तफ्तीश कर रही है। डॉक्टर पिंटू जो है, जिनका नाम आ रहा है, जो सर्जन थे, क्या इन्होंने कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन पास की, इसकी भी तफ्तीश हो रही है और डॉक्टर से पूछताछ भी होगी। तो ये एक नई चीज़ है। दूसरा, इस पूरे मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। पटना पुलिस का ये कहना था कि करीब 2 दर्जन से ज़्यादा गोलियां चली। जॉन ऑफिशियल हमारे सहयोगी हैं पटना में, उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चंदन मिश्रा के जिस्म से 32 गोलियां निकली। 32 गोलियां। और जख्म कहाँ कहाँ थे? कंधे से लेकर पैर तक। मतलब कंधे से लेकर पैर तक बिल्कुल नज़दीक से गोली मारी गई। शायद चंदन मिश्रा का काम पहले 1-2 गोली में ही हो चुका था, और सबसे ज़्यादा जो गोलियां थी वो पेट और सीने पर थी। 32 गोलियां। पटना पुलिस के हिसाब से 2 दर्जन से ज़्यादा गोलियां। तो 2 दर्जन का मतलब 24, इधर अनऑफिशियली बताया जा रहा 32। तो 24 भी कम नहीं और 32 भी कम नहीं। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था गैंग्स ऑफ वासेपुर का वो क्लाइमेक्स सीन, जिसमें अंधाधुन वो काफ़ी देर तक गोलियां मारता रहा। अब यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करें, 10 सेकंड तक 4 शूटर गोली चलाते हैं। अच्छा, 5 चूँकि पिस्टल लेकर गए थे, तो ये भी नहीं है कि कोई खाली हाथ था। और एक 36 सेकंड तक मेन तौसीफ, बादशाह या रज़ा, तो इतनी गोलियां मुमकिन है। तो इसका मतलब ये हो कि इन लोगों ने छलनी करके रख दिया। अब ये तो रही गोलियों की बात। एक चीज़ जो बहुत सारे लोगों ने मेल में लिखा और इस वक्त बिहार में और पटना में इस सवाल को पूछा जा रहा है, और वो ये है कि बिहार पुलिस, बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ये एक सीसीटीवी कैमरा कई सवाल पूछ रहा है। क्रिमिनल होते हैं, अपराधी होते हैं, हर जगह होते हैं, क्राइम होता है, मर्डर होता है, हर जगह होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन ऐसी तस्वीर बड़े कम ज़माने के सामने आते हैं जिसमें एक शूटर, जिसके चेहरे पर डर के निशान दूर दूर तक नहीं है, बल्कि 1-2 ने लिखा और मैं उनसे सहमत हूँ कि सर, इस तरह की तस्वीरें देखकर नई जनरेशन, यंग लड़के जो वैसे भी क्राइम की तरफ या तो उतर चुके हैं, कूद चुके हैं, उसको अपना आइडियल मानने लगेगा। तौसीफ बादशाह को, उसके सोशल मीडिया के प्रोफाइल को देखकर, वो क्या क्या सोशल मीडिया पर जो डालता है और जिस तरीके से उसने इस शूटआउट को अंजाम दिया, वो उसकी हर चाल, हर वॉक, उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका चेहरे को खुलेआम रखना, उसका उस अंदाज में कमरे में जाना, बिना खौफ फिर कमरे से बाहर निकलकर टहलते हुए जाना, ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है। असल में ये बिहार पुलिस के लिए एक बेहद शर्मनाक चीज़ है। वो ये कि एक शख्स इस तरीके से जाकर किसी को मारता है, वो भी एक नामी हॉस्पिटल के अंदर घुसकर, चेहरे पे कोई शिकन नहीं, कोई डर नहीं, कानून का खौफ नहीं। इसका मतलब है कि बिहार पुलिस का खौफ ही नहीं है लोगों के दिलों में। और जिस तरीके से उसने इस वारदात को अंजाम दिया, वाकई इस बात का डर है। और मैं इससे सहमत हूँ जिन लोगों ने भी लिखा कि क्या इससे नई नस्ल और जो नए लड़के हैं जो क्राइम की तरफ या क्राइम की दुनिया की तरफ भाग रहे हैं, सोशल मीडिया को देखकर ऐसे लोगों को अपना आइडियल बना लेते हैं, ये तो उनके लिए और भी ख़तरनाक है कि वो देखेंगे, यार देखो, ऐसे हीरो की तरह जा रहा है, हीरो की तरह एंट्री कर रहा है। हालांकि जब वो पकड़ा जाएगा उसका अंजाम भी एक विलेन जैसा होगा। लेकिन ऐसी तस्वीरें किसी भी स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस पर एक सवालिया निशान है। और निहायत अफसोस है मुझे भी कि इस तरह की चीज़ें और इस शक्ल में हमारे सामने आ रही हैं।
ये डरावनी है, क्योंकि क्राइम को कभी इस तरीके से आप ग्लोरीफाई नहीं कर सकते, न क्रिमिनल को। एक क्रिमिनल क्रिमिनल होता है, लेकिन आज के दौर में क्रिमिनल खुद को सोशल मीडिया के ज़रिए हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, रॉबिन हुड वाली छवि दिखाते हैं और ऐसे वीडियो बनाकर लोगों के अंदर एक खौफ भी पैदा करते हैं और साथ में पुलिस को चैलेंज करते हैं कि तुम मेरा क्या करोगे। अफसोसनाक कहानी। तो खैर, आज की कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को, वैसे कल संडे है, रात 11 बजे आज तक पर क्राइम कहानियाँ विश्रम साथ में से जो भी देखना चाहें देख सकते हैं। और मंडे किसी नई कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।